तो आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे संस्थान में सितंबर मास के दौरान हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया जाता है। 1 सितंबर को हमने इस पखवाड़े का उद्घाटन समारोह रखा और आप सबने उस कार्यक्रम में बहुत बड़ी संख्या में भाग लिया, उसे पसंद किया। उद्घाटन समारोह के साथ ही यानी उसी दिन से हमारी प्रतियोगिताएं भी शुरू हुई हैं और प्रतियोगिताओं में भी आप सबकी प्रतिभागिता बहुत ही सराहनीय रही है। आशा है जो आपका ये हिंदी के प्रति प्रेम है और हिंदी में कार्य को बढ़ाने का संकल्प है, उसे आप भविष्य में भी जारी रखेंगे। तो हमारे जो साथी अभी बाद में जुड़े हैं, उनसे फिर वही अनुरोध रहेगा कि अपना माइक कृपया बंद रखें। जी, तो यही बात आपसे शेयर हो रही थी कि हम सभी अपना माइक बंद रखेंगे जैसे ही डॉक्टर सुब्रता मिश्रा अपना प्रस्तुतिकरण आरंभ करती हैं। उसके साथ साथ हम अपना शेयर स्क्रीन का भी इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने एक प्रस्तुतिकरण विशेष रूप से हिंदी में तैयार किया है, जो इस अवसर के लिए तैयार किया गया है। और स्वाभाविक है, साक्षरता दिवस एक अपना इसका महत्व है और पूरे विश्व में इसे हम मनाते हैं। तो हमारे संस्थान में ये अवसर हमने लिया एक हिंदी व्याख्यान रखने का, और डॉक्टर सुब्रता मिश्रा जी हमारे बीच उपस्थित हैं। आप सभी शायद आपने में से जिनकी रुचि हिंदी में विज्ञान लेखन के क्षेत्र में रही है, वे शायद सुब्रता जी के नाम से बहुत अच्छी तरह से परिचित होंगे। कई पुरस्कारों से सम्मानित, लगातार कई ई-गोष्ठियों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने वाली और कविता के मंचों पर मैं कहूँ तो वाहवाही लूटने वाली बहुत प्रखर लेखिका और कवि डॉक्टर सुब्रता मिश्रा। आप का निवास गोवा में है और शायद वहाँ के जो सुंदरता है, प्राकृतिक सुंदरता है, उसका प्रभाव कहीं न कहीं इनके लेखन में भी हमें नजर आता है। बहुत विषयों की विविधता है और उसके साथ साथ जो कविताएं भी हैं, चाहे वो महिला सशक्तिकरण पे हो, सामाजिक कुरीतियों पर हो, वैज्ञानिक चेतना जगाने के विषय पर हो, या अन्य हमारे सामाजिक सरोकारों पर हो, सभी कविताएं बहुत सार्थक, अर्थपूर्ण और एक संदेश देने वाली लिखी हैं डॉक्टर सुब्रता मिश्रा जी ने। क्योंकि हमारे साथी लगातार इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं, तो सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ समानांतर कार्यक्रम चल रहे होते हैं, तो कुछ एक शंका सी रहती है या फिर संशय सा रहता है कि कैसे जुड़ें और कैसे समय निकालें। तो उन तमाम शंकाओं और जो बीच की हमारी उधेड़-बुन सी रहती है, उसको दूर करके आपने इस कार्यक्रम में अपना सहयोग दिया, उपस्थित हुए हैं, एक बहुत अच्छी बात है। इससे कहीं न कहीं एक बहुत स्पष्ट संदेश आता है कि हिंदी के कार्यान्वयन में, संस्थान में हिंदी को बढ़ाने में आप सभी रुचि रखते हैं। आप सबका धन्यवाद।
सुब्रता जी, आपको आवाज आ रही है ना बिल्कुल स्पष्ट? शायद आपकी आवाज से ऊपर आप, हाँ, मैंने हाँ वो जी कर दिया था जी, इसलिए आपका म्यूट आप था शायद, सुन रहे वही। थे। जी तो थोड़ा सा बीच बीच में हम सुनिश्चित हो जाते हैं कि आपस में जुड़े हुए हैं, हाँ, ताकि नहीं जी मैं आपको सुन रही हूँ। जी जी जी। दरअसल यहाँ पर हम जितने भी उपस्थित हैं इस ई गोष्ठी में, सभी जी उत्सुकता से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब आपका प्रस्तुतिकरण शुरू हो। लेकिन क्योंकि समय नहीं हुआ है और निश्चय ही कि कुछ लोग 11 बजे के आसपास जुड़ेंगे, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि हम उनकी प्रतीक्षा कर लें। तब तक मैं बहुत संक्षेप में आपके बारे में उनको थोड़ा सा छोटा सा परिचय दे रहा था, और बहुत अच्छा लगा कि आपने समय निकाला इस कार्यक्रम के लिए। नहीं सर, क्योंकि हिंदी के लिए तो मैं हमेशा तत्पर रहती हूँ, और जी आपके जितने बड़े संस्थान में यदि मुझे मिल सौभाग्य है ये मेरा, क्योंकि सड़क अनुसंधान संस्थान अपने आप में बहुत बड़ा संस्थान है, और हम जैसे विज्ञान लेखकों को यदि आपके यहाँ कुछ व्याख्यान देने का अवसर मिला है तो बहुत बड़ी बात है। जी, दरअसल ये हमारे लिए भी बहुत सौभाग्य की बात है, क्योंकि हमारा भी प्रयास रहता है, क्योंकि स्वाभाविक है कि संस्थान का एक अपना अनुसंधान विकास R&D का क्षेत्र है, और ज़्यादातर कार्य जो होते हैं हमारे उसी विषय और उसी क्षेत्र से संबंधित होते हैं। लेकिन इसके बावजूद, क्योंकि राजभाषा हिंदी में विज्ञान, तकनीकी, प्रौद्योगिकी, ये कुछ ऐसे विषय हैं जिन पे शायद चर्चा कम होती है बाकी अन्य क्षेत्रों की से अगर तुलना करें तो। स्वाभाविक है, जिस रफ्तार से तकनीकी प्रगति हो रही है, प्रौद्योगिकी का चलन बढ़ रहा है, प्रचलन हो रहा है, तो हमें हिंदी में इन चीज़ों के समावेश के लिए अधिक प्रयास करने होंगे, और इन्हीं प्रयासों को हम एक श्रृंखलाबद्ध रूप में थोड़ा सा आपको संक्षेप में बता देता हूँ। प्रयास करते हैं कि एक तकनीकी प्रस्तुतिकरण हर तिमाही में अपने संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा रखा जाए, और स्वाभाविक है क्योंकि अब पहले तो ये सामान्य स्थिति में और आमने सामने बैठकर हम कर लेते थे इसका आयोजन, अभी ये ई माध्यम से ही सभी आयोजन किए जा रहे हैं। और अभी आज जो आपका प्रस्तुतिकरण है वो हम सबके लिए विशेष रूप से उसका महत्व है, और मुझे लगता है कि अब हमारे जो संस्थान के अधिकांश सहकर्मी हैं वो जुड़ चुके हैं, और मुझे जो बहुत खुशी होगी, मैं बहुत संक्षेप में आज की हमारी मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता और बहुत अच्छी लेखिका, कवयित्री डॉक्टर सुब्रता मिश्रा जी से आपका परिचय करवा दूं। डॉक्टर सुब्रता मिश्रा वर्तमान में गोवा में हिंदी के क्षेत्र में सक्रिय लेखन में लगी हुई हैं, और हमारे जितने भी माध्यम हैं, चाहे वो प्रिंट का माध्यम हो, संचार का माध्यम हो, या फिर आजकल के जो प्रचलित हो रहे हैं डिजिटल माध्यम, उन सभी पर आप इनकी उपस्थिति पाएंगे। कविता के मंचों पर विज्ञान के लेखन के विभिन्न आयामों में, प्रकाशनों में, यहाँ तक कि प्रसारणों में, चाहे दूरदर्शन की बात हो, आकाशवाणी की बात हो, हर जगह इनकी बहुत प्रखर उपस्थिति आपने देखी होगी, सुनी होगी, और भविष्य में भी हम इनसे यही आशा करेंगे। अनेक हिंदी कविताएं और कविता संग्रहों का दरअसल इनका प्रकाशन हो चुका है, और इसके साथ साथ एक जो महत्वपूर्ण बात है कि डॉक्टर सुब्रता मिश्रा ने अंग्रेजी में भी अच्छा लेखन कार्य किया है। वनस्पति शास्त्र और पर्यावरण विज्ञान से संबंधित 15 से अधिक पुस्तकें इनकी अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हो चुकी हैं। अगर राजभाषा हिंदी की बात करें तो भारत सरकार के राजभाषा विभाग की ओर से भारतीय अंटार्कटिक संभार तंत्र पुस्तक के लिए इनको राजीव गांधी ज्ञान विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार 2012 से सम्मानित किया जा चुका है, और मध्य प्रदेश हिंदी प्रसार परिषद और JMT पब्लिकेशन दिल्ली द्वारा संयुक्त रूप से डॉक्टर मिश्रा को उनके साहित्यिक अवदान के लिए नारी गौरव सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। बहुत
इन्हीं संक्षिप्त परिचय के साथ और थोड़े से शब्दों के साथ मैं अब डॉक्टर सुब्रता मिश्रा जी से अनुरोध करूंगा कि क्योंकि बहुत उत्सुकता है और जहां तक मैं देख रहा था आधे घंटे पहले से हमारे सहकर्मी इस लिंक पर जुड़ना शुरू हो गए थे, क्योंकि हमारे सहकर्मियों के लिए ये लिंक थोड़ा पहले भी खुल जाता है, सभी MS टीम पे उनकी ID है। तो अब मैं और ज़्यादा समय न लेते हुए डॉक्टर मिश्रा से अनुरोध करूंगा कि वे आज के अपने प्रस्तुतिकरण को यहाँ पर प्रस्तुत करें। डॉक्टर सुब्रता मिश्रा। नमस्कार संजय जी और उपस्थित सभी लोगों को विश्व साक्षरता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि दोस्तों आज विश्व साक्षरता दिवस है, इसलिए आज का जो विषय है अब मतलब कभी भी होगा तो लिंक डायरेक्ट हो जाएगा। हमारे संस्थान के सहकर्मी कृपया आप माइक बंद कर दें। अब इसका मोबाइल कहां है? माइक बंद कर दें। जी सुब्रता जी एक सेकंड। जी अब आप देख लीजिए आ रही। आपकी आवाज से एक बार माइक चेक कर लेंगे मैडम। फिर आएगा। हाँ दत्ता साहब फिर खोलेगा उसको। हाँ दत्ता साहब फिर खोलेगा उसको। बोलना मत खोलना। बार-बार वहां से अनम्यूट हो रहा है। नहीं है होगा वहाँ होगा। यहाँ होगा नहीं तो दत्ता साहब। हाँ दत्ता जी के रूम पे होगा। दत्ता जी और मरियप्पन जी प्लीज अपना माइक बंद कीजिए। सर स्लाइड्स दिख रहे हैं क्या? जी जी बिल्कुल मैडम, आप दिखाते जाइए। जी तो आज हम देखेंगे कि जो डिजिटल दुनिया है उसमें साक्षरता के मायने काफी बदलते जा रहे हैं और किस तरह से वो मायने बदल रहे हैं और उनके बदलने से हमें किस तरह से अपने आप को भी बदलना होगा, इन सब बातों पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहली बात आती है कि वास्तव में जो हम डिजिटल दुनिया इस शब्द का प्रयोग करते हैं और मैं समझती हूँ कि ये जो कोरोना काल चला, मार्च के बाद से प्रायः पूरी दुनिया डिजिटल हो गई, हम लोग अपने घरों में बंद हो गए और आज भी जो हम बात कर रहे हैं एक दूसरे से वो डिजिटल माध्यम से ही कर रहे हैं। तो इस तरह से ये जो डिजिटल दुनिया है उसकी एक परिभाषा यदि हम देखें तो ये डिजिटल यानी डिजिट शब्द जो अंग्रेजी का है उससे आता है। डिजिट का मतलब होता है अंक और डिजिटल का मतलब अंकीय या अंकदर्शी। तो हम देखेंगे कि आजकल जो कंप्यूटर में हम सब काम करते हैं तो वो जो कंप्यूटर है वो 2 अंकों 1 और 0 इन 2 अंकों की जो इलेक्ट्रॉनिक पद्धति है उसके आधार पर ही पूरी डिजिटल जितने भी हमारे साधन होते हैं, चाहे वो स्मार्टफोन हो, मोबाइल हो, टीवी हो, कैमरा, ईमेल, डिजिटल वीडियो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जितनी तरह की चीजें हैं वो सभी इन्हीं 2 डिजिट्स पर आधारित इलेक्ट्रॉनिक पद्धति पर काम करते हैं। तो इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये एक डिजिटल दुनिया है। हम देखते हैं कि इस समय जब से कंप्यूटर का चलन बढ़ा उसके बाद से लेके आज तक पूरी दुनिया एक तरह से डिजिटल हो गई है, पूरी दुनिया का डिजिटलीकरण हो गया है और ऐसा कोई भी क्षेत्र, चाहे हमारे कार्यालय में आप देखें या हमारे घरों में आप देखें, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है, चाहे वो ग्रामीण हो, शहरी हो, पूरा जीवन इन्हीं डिजिटल साधनों से चल रहा है। यदि 1 मिनट के लिए भी इंटरनेट चला जाता है तो हम सोचते हैं कि हम कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से ये डिजिटल दुनिया का एक नया परिवेश जो है हमारे जीवन में आया है।
आप में से बहुत से लोगों को याद होगा कि एक 1990 का ऐसा दौर था कि जब मोबाइल हम लोग उस समय कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में पढ़ते थे, तो किसी के हाथ में यदि मोबाइल है तो हम सोचते थे कि मतलब उसको बहुत संभ्रांत माना जाता था। लेकिन अब आप देखिएगा कि मोबाइल बिल्कुल ऐसी चीज हो गई है कि उसके बिना छोटे से छोटा व्यक्ति हो या बड़ा व्यक्ति हो काम नहीं कर सकता है। तो इस तरह से एक नया परिवेश पूरा डिजिटल दुनिया ने बनाया है। अब चूंकि परिवेश नया बना तो हम देखते हैं कि डिजिटल दुनिया ने एक नई सोच भी जो है हम सभी के जीवन में विकसित की है। वैश्विक स्तर पर देखिए या आप एक छोटे से गांव के स्तर पर भी देखेंगे तो डिजिटल दुनिया के कारण हर व्यक्ति की सोच में परिवर्तन आया है। सबसे छोटा सा उदाहरण मैं देती हूँ कि जैसे डिजिटलीकृत खान पान और वेशभूषा हो गया है। आजकल अभी भले ही कोरोना काल चल रहा है तो लोग ऑनलाइन पिज्जा या बर्गर इस तरह के ऑर्डर नहीं देते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि खाने पीने तक की चीजों को नहीं छोड़ा गया है डिजिटलीकृत होने के लिए। इसके अलावा आज व्यक्ति ऑनलाइन देखता है, हाँ भाई ये ड्रेस अच्छी है, ये अच्छा है, तो वो उसको मंगाता है। तो ये बिल्कुल ऐसी सतह मतलब हमारे जीवन की ऐसी चीजें हैं जहां पर भी डिजिटल सोच जो है वो घुस गई है। लेकिन इसकी इसी तरह से आप देखेंगे कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं उन्हें अपने उत्पाद यदि बेचना है तो वो इंटरनेट को उन्होंने गांव गांव तक पहुंचाया है। अब ऐसी कोई चीज नहीं रह गई है कि गांव में अलग हो या शहर में अलग हो, महानगर में अलग हो। डिजिटल दुनिया के कारण पूरा जो विश्व है उसमें बहुत समानता आई है। हमारी संस्कृति परिवर्तित हुई है। कई बहुत अच्छी चीजें जो नई सोच में हम देखेंगे कि पहले लैंगिक असमानता होती थी, जातिगत असमानताएं होती थी, लेकिन ये कुछ ऐसी सोच विकसित हुई डिजिटल दुनिया में कि इस तरह की जो कुरीतियां हैं वो स्वतः ही समाप्त होती जा रही हैं। और इसी तरह से डिजिटल दुनिया में हम देखेंगे कि जो देश और व्यवस्थाएं हैं उनमें भी काफी परिवर्तन, डिजिटली परिवर्तन आया है। डिजिटल शिक्षा हो गई है, समाज हो गया है। और वही बात हम जो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के समय में सोचें तो कहीं ना कहीं साक्षरता भी इस डिजिटलीकरण से प्रभावित हुई है। ऐसी बात नहीं है कि ये जो साक्षरता का कॉन्सेप्ट है या जो साक्षरता का विषय है, प्राय हम कहते हैं कि अभी साक्षरता की तरफ ध्यान गया है या विश्व साक्षरता दिवस मनाया गया है। लेकिन यदि हम अपने प्राचीन भारत की बात करें तो आप देखेंगे कि वैसे भी हमारे जो प्राचीन काल में भारत को विश्व गुरु कहा जाता था, शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र हमारा देश हुआ माना जाता था। और जब शिक्षा का केंद्र था तो हम निश्चित तौर से कह सकते हैं कि उस समय हमारी जो शैक्षिक सोच थी या जिसे साक्षरता सोच हम कह सकते हैं आज के संदर्भ में, वो वहां पर बहुत ही उसकी जड़ें बहुत गहरी थी। आप देखिए कि हमारा जो भारत था उसकी बिल्कुल प्राचीन हम दौर में जाएं तो आप देखेंगे कि जो ऋषि मुनियों के द्वारा जो शिक्षा दी जाती थी वो उसका स्वरूप मौखिक हुआ करता था, श्रुतियां चलती थी। फिर हम देखेंगे कि धीरे धीरे ये आप चित्र देख रहे हैं, नालंदा, विक्रमशिला और तक्षशिला जो विश्वविद्यालय थे वो अपने आप में एक सजीव हस्ताक्षर है कि हमारे भारत में किस तरह से एक साक्षर सोच हुआ करती थी। हर व्यक्ति जो है विद्वान हुआ करता था। ऐसा नहीं था कि सिर्फ पढ़ाने वाले या जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं उनमें ही वो ही एक शैक्षिक सोच रखते थे, बल्कि आप देखेंगे कि एक साधारण से साधारण व्यक्ति में भी एक जो वो विद्वान हम उसको कह सकते थे। लेकिन बाद में ये हुआ कि जैसे अभी आप देख रहे हैं कि साक्षरता की जो है वो स्वतंत्रता के पूर्व भी प्रयास किए गए। लेकिन इसके पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि प्राचीन भारत से लेकर स्वतंत्रता के पूर्व तक का जो भारत था उसमें प्राचीन भारत और मध्ययुगीन भारत, औपनिवेशिक काल का भारत। तो आप एक चीज देखेंगे कि जब मध्ययुगीन भारत आया मतलब भारत के ऊपर बहुत से आक्रमण हुए, तब एक ऐसा दौर आया कि जो हमारा
हमारी जो प्राचीन साक्षर सोच थी या प्राचीन विद्वता थी, उस पे धीरे धीरे इन आक्रमणकारियों के कारण एक सोच जो है साक्षरता के प्रति या शिक्षा के प्रति वो दमन कर दी गई। और एक दौर आया कि धीरे धीरे करके हमारे समाज में अनपढ़ों की संख्या जो है वो बढ़ती गई। उसका कारण ये था कि आतताइयों के कारण, मध्ययुगीन जितने भी आतताई आए या जिन्होंने भी हमारे देश पर आक्रमण करके शासन किया, वो एक इतिहास का अलग विषय है, उसके विस्तार में मैं नहीं जाना चाहूंगी। लेकिन एक जो दौर है वो जरूर जिसने हमारे यहाँ निरक्षरों की संख्या जो है वो बढ़ा दी। और जब निरक्षरों की संख्या बढ़ी तो भारत की जो एक छवि बनी हुई थी, प्राचीन भारत की एक विद्वता वाली छवि थी, वो धीरे धीरे समाप्त हुई। और इस कारण से क्या हुआ कि जब भारत में ब्रिटिश काल आया, मतलब अंग्रेजों ने जब भारत पर अधिकार स्थापित किया, तब तक हम देखेंगे कि हमारे यहाँ बहुत अधिक अनपढ़ों की संख्या, निरक्षरों की संख्या, गांव-गांव में निरक्षरता जो है बहुत अधिक बढ़ गई थी। और इस सोच को कि हमारे यहाँ क्यों ये निरक्षरता बढ़ी, इस तरफ ध्यान आप देखेंगे कि हमारे जो राष्ट्रीय नेता थे, उनमें मुख्य तौर पर गांधी जी और टैगोर जो थे, उन्होंने भारत में राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए साक्षरता के महत्व को पहचाना कि क्यों हम स्वतंत्र यदि हमें होना है तो देश के छोटे से छोटे व्यक्ति को भी साक्षर होना बहुत जरूरी है। शिक्षा की महत्ता को समझा गया। इसलिए आप देखेंगे कि भारत में जो एक वैदिक कालीन स्थिति के बाद से मध्ययुगीन और औपनिवेशिक काल के कारण जो निरक्षरता आई, उससे उबारने के लिए हमारे देश में स्वतंत्रता के पूर्व से ही काफी प्रयास किए जाने लगे थे। इसलिए लेकिन आप एक चीज और देखेंगे कि भारत में जो साक्षरता की पारंपरिक अवधारणा स्थापित की गई थी, ये में स्वतंत्रता के पूर्व और स्वतंत्र जब भारत हुआ तब की स्थिति पर यदि आप नजर डालें तो ये कहा गया कि क्योंकि उसका कारण ये था कि लोग जो थे अनपढ़ ज्यादा हो गए थे, अनपढ़ों की यानी निरक्षर लोगों की संख्या बढ़ गई थी। तो एक छोटी सी एक सीमित परिभाषा जो साक्षरता की निर्धारित की गई वो ये कि कम से कम 7 वर्ष के जो लोग हैं, 7 वर्ष की आयु का जो बच्चा है, उससे लेके बड़े लोगों तक इतना लोगों को आने लगे कि वो थोड़ा बहुत अक्षरों को समझने लगे, यानी वो जो भी जिस भाषा में बोल रहा है उस भाषा को वो समझे, उसका हस्ताक्षर कर सके। इस तरह की एक बिल्कुल सीमित, लेकिन ये एक निर्बल अर्थ हम कह सकते हैं भारत में साक्षरता की पारंपरिक अवधारणा का। लेकिन उसका कारण ये था कि उस समय जो जीवन था, स्वतंत्रता जैसे ही भारत को स्वतंत्रता मिली थी या स्वतंत्रता के पूर्व की मैं बात कर रही हूँ, तो वो इसलिए इतनी निर्बल अवधारणा साक्षरता को लेके थी क्योंकि अनपढ़ों की संख्या बढ़ गई थी और जीवन बहुत सरल हुआ करता था। इस तरह की कोई डिजिटल सोच तो उस समय थी ही नहीं, बस जितना थोड़ा बहुत साधन जुटा लिया, 2 रोटी कमा ली और चैन की नींद सो ली। इस तरह की एक जो सीमित जीवन हुआ करता था, तो वहां पर साक्षरता की ये जो परिभाषा थी वो चल सकती थी। लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां बदली, देश ने विकास करना शुरू किया। इसी तरह से आप देखेंगे कि ये आपको सुनाई दे रहा है? जी बिल्कुल स्पष्ट आवाज आ रही है। जी जी। तो इस तरह से जो भारत था जब स्वतंत्र हुआ, तो आप देखेंगे कि जो अद्यतन स्थिति पर हम आते हैं कि भारत की स्वतंत्रता के पश्चात देश को साक्षर बनाने के लिए कई तरह के प्रयास जो किए गए, तो इससे आप देखेंगे कि स्वतंत्रता के बाद से लेकर वर्तमान की स्थिति में यदि हम आंकड़ों पर दृष्टि डालें तो 2011 भले 10 साल बाद, मतलब 2021 जो आने वाला है तो काफी लंबा अंतराल है। उसके बाद काफी इन 10 सालों में भी बहुत अधिक साक्षरता बढ़ी है। लेकिन जो पुख्ता आंकड़े हैं 2011 के विश्व जनसंख्या दिवस के आधार पर जो जनगणना की गई थी, तो आप देखेंगे कि केरल और लक्षद्वीप में 94% और 92% साक्षरता है। वहीं बिहार और उत्तर प्रदेश में जो साक्षरता का प्रतिशत है वो लगभग 50 की तरफ आप देखेंगे। तो ये अद्यतन स्थिति अवश्य है, लेकिन
जो स्वतंत्रता के समय जो स्थिति थी उससे काफी बेटर या काफी अच्छी स्थिति जो है भारत में साक्षरता की आई है। लेकिन इसमें एक चीज पर और मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि हमारे यहाँ जो शहरी और ग्रामीण आबादी है उसके बीच जो साक्षरता का अंतराल है वो भी बहुत अधिक दिखाई देता है। जैसे आप देखें कि 2011 में जो पुरुष साक्षरता थी ये वो 82.14% है और जो महिला साक्षरता है वो 65.46% है। लेकिन ये जो अंतर है वो बहुत अधिक है। लेकिन एक चीज जो है, जो महिला साक्षरता है वो 4% साक्षरता जो है बढ़ी है, पुरुषों की तुलना में महिलाओं की साक्षरता बढ़ी है। तो ये कुछ चीजें, इस तरह के आंकड़े जो आप इन सामने देख रहे हैं उससे एक चीज निश्चित तौर पर समझ में आती है कि भारत में साक्षरता का प्रतिशत उसके स्वतंत्रता के समय से लेकर अब तक काफी परिवर्तित हुआ है, या कि हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छी तरह से परिवर्तित हुआ है। 2011 के बाद एक आंकड़ा 2018 का है जिसको हम बिल्कुल अद्यतन आंकड़ा कह सकते हैं। उसके आधार पर ये बहुत ही सुखद स्थिति साक्षरता की हम भारत के संदर्भ में सोच सकते हैं कि जो शहरी भारत है वहां साक्षरता का दर जो है वो 79.5% है और उसमें जो महिलाएं हैं वो 74.8% पढ़ी लिखी है और पुरुष 83% पढ़े लिखे। तो इस तरह से जो आंकड़ा है वो क्रमशः बढ़ता गया है और भारत में साक्षरता ने बहुत अच्छी स्थिति जो है अपनी दिखाई है। तो एक तुलनात्मक तौर पर यदि हम देखें कि स्वतंत्रता के बाद से अब तक किस तरह से साक्षरता जो है वो भारत में बदली है, तो हम देखेंगे कि 1947 में जो सिर्फ 12% हमारी जो जनसंख्या थी भारत की वो साक्षर थी, लेकिन अब बढ़कर 2011 की में वो 75, मतलब 12% से बढ़कर 75% हो गई है और जो विश्व की साक्षरता दर है वो 84% है। तो उसकी तुलना में हम देखें तो हम 75% है और विश्व की साक्षरता दर 84% है। तो संतोषप्रद जो है हम कह सकते हैं। और इस बदलती साक्षरता के लिए जो हमारे देश में कार्य किए गए हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है। जैसे हम देखें कि 1947 में के पश्चात जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे थे, संविधान में उनके लिए कहा गया कि अनिवार्य रूप से इनको शिक्षित होना ही होना है। तो इस तरह की जो शिक्षा के प्रति जो दायित्व था सरकारों का, ये एक अलग राजनीतिक मामला हो सकता है कि कौन सी सरकार आई कौन सी सरकार नहीं आई, वो बिल्कुल अलग चीज है। लेकिन भारत सरकार में जो भी सरकारें आई उन्होंने भारत में साक्षरता के लिए कई तरह के जो है मिशन निर्धारित किए, कई योजनाएं लेकर आए और कई कार्य किए जिसका सफल जो परिणाम है वो हमारे सामने दिखाई दे रहा है। लेकिन एक चीज है कि साक्षरता की जो बात है वो सिर्फ भारत के संदर्भ में नहीं है। आप देखेंगे कि जो निरक्षरता है उसने पूरे विश्व को भी प्रभावित किया है। इसीलिए 1966 में जो यूनेस्को है उसने पूरे विश्व में साक्षरता के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को अधिक से अधिक विश्व स्तर पर साक्षर बनाने के लिए 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाने की का जो है उत्तरदायित्व पूरे विश्व को सौंपा और तब से निरंतर हम जो है विश्व साक्षरता दिवस मनाते आ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के भी यदि आप आंकड़े देखेंगे तो हम देखते हैं कि लगभग दुनिया भर में 4 अरब लोग जहां साक्षर हैं तो 1 अरब लोग ऐसे हैं पूरी दुनिया में जो कि निरक्षर भी हैं। तो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के बहुत से ऐसे देश हैं जहां आज भी लोग जो हैं निरक्षर हैं। तो इस तरह से उन देशों में आप देखिए विश्व के 10 ऐसे देश हैं जहां साक्षरता बहुत कम है। आप देखेंगे कि वहां साक्षरता का जो प्रतिशत है वो 25 से 30% है। और उन 10 देशों में आप स्क्रीन पर देखेंगे बुर्किना फासो, दक्षिण सूडान, चाड, नाइजर, गिनिया,
बेनिन, सियरा लियोन, इथोपिया, मोजाम्बिक, सेनेगल, ये दुनिया के 10 ऐसे अफ्रीकी देश हैं जहां पर की साक्षरता का प्रतिशत इतना निम्न है कि पूरे विश्व में कोई सोच भी नहीं सकता कि आज की डिजिटल दुनिया के दौर में भी लोग इतना निरक्षर हो सकते हैं। तो एक तरफ देखिए आप कितनी विडंबना है कि हम एक तरफ डिजिटल दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं और एक तरफ ऐसे भी देश हैं जहां निरक्षरता का प्रतिशत बहुत ज्यादा है। तो इस तरह की जो विडंबना है उसके लिए जरूरी ये है कि साक्षरता को हम व्यापक अर्थ में जानें। साक्षरता का व्यापक अर्थ, जैसे मैंने कहा कि एक सीमित अर्थ वो होता है कि लोग सिर्फ वर्णमाला को समझे, अपना हस्ताक्षर करना सीखें या कुछ थोड़े बहुत जो दस्तावेज हैं उनको पढ़ना जाने। लेकिन साक्षरता का अपना एक व्यापक अर्थ भी होता है। व्यापक अर्थ में कैसे, किस तरह से कि जो व्यक्ति है वो एक तरफ शिक्षित तो बने लेकिन उसके अपने जो जीवन के मौलिक अधिकार हैं, जो उसके कर्तव्य हैं, उनके बारे में भी उसको जानना चाहिए। ये साक्षरता का व्यापक अर्थ होता है। और इस कारण से जो विश्व में जितनी भी हमारी सांप्रदायिकता है या आतंकवाद है या कई तरह की जो कुरीतियां पूरे विश्व में छाई हुई हैं, उनके प्रति जागरूक होने के लिए भी साक्षर होना बहुत जरूरी है। और ये साक्षरता का व्यापक अर्थ हम इस दृष्टि से कह सकते हैं, क्योंकि जब साक्षरता होगी तभी जो है विकास होगा। और विकास के लिए हम देखते हैं कि किस तरह से डिजिटल दुनिया ने एक थोड़ी सी अवधि में ही बहुत अधिक सामाजिक या बहुत अधिक वैश्विक विकास जो है किया है। तो जो साक्षरता है उसका संबंध सामाजिक विकास या वैश्विक विकास से बहुत अधिक होता है। क्योंकि जैसे हम उदाहरण के तौर पर देखें कि अमेरिका और कनाडा, जिनको हम कहते हैं कि ये विश्व के बहुत ही विकसित देश हैं, तो वहां साक्षरता का जो प्रतिशत है वो भी बहुत उच्च है। वहां पर निरक्षरता बहुत कम है। और तो यहाँ पर हम कह सकते हैं वैज्ञानिक भाषा में कि साक्षरता और विकास जो उनका जो समान रूप से उनका अनुपात जो है वो उनका संबंध है कि यदि विकास वही होगा जहां साक्षरता होगी और विकास वहां नहीं होगा जहां निरक्षरता होगी या साक्षरता का प्रतिशत कम होगा। तो इस संदर्भ में विकास की बात यदि हम करें तो चूंकि डिजिटल विकास हो रहा है, इसलिए साक्षरता का जो अर्थ है वो भी डिजिटल के हिसाब से परिवर्तित होना बहुत जरूरी है। जैसे एक व्यक्ति है, यदि हमने कहा कि भाई आज तो घर घर में हर व्यक्ति जो है मोबाइल का उपयोग कर रहा है, लेकिन मोबाइल का उपयोग करने के लिए भी उसको मोबाइल की जो भाषा है या मोबाइल के संबंधित जो शिक्षा है उसके बारे में उसको जानना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से डिजिटल बढ़ते हुए जो भारत है या जो दूसरे देश हैं उनमें साक्षरता का जो अर्थ है उसका परिवर्तित होना भी बहुत जरूरी है। लेकिन अभी यदि हम सिर्फ साक्षरता की बात करें भारत के संदर्भ में तो हम देखेंगे कि जो भारत है उसने कई तरह की योजनाएं तैयार की और उनको लागू किया गया, जिनके कारण भारत में साक्षरता का प्रतिशत बढ़ा है। तो वही बात जो मैं कह रही हूँ कि एक तरफ विकास यदि किसी भी देश को करना है तो उसके साथ में समानांतर अपने देश में साक्षरता का विकास होना भी बहुत जरूरी है। तो इसी तथ्य को रखते हुए देखिए कि कई तरह की, अच्छा और एक चीज और मैं कहना चाहूंगी कि साक्षरता के लिए बचपन से यानी जो बच्चे हैं उनको साक्षर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब वो साक्षर होंगे तभी देश साक्षर होगा। तो बच्चों के साक्षर होने के लिए, बच्चों के शिक्षित होने के लिए बहुत से कदम जो हैं भारत की सरकार द्वारा निरंतर उठाए गए। उसमें एक बहुत अच्छा जो कदम उठाया गया था वो मिड डे मील का था। मिड डे मील मतलब जो दोपहर में जो बच्चों को स्कूलों में खाना दिया जाता है, भोजन दिया जाता है निःशुल्क, उसके बाद से आप देखेंगे कि बहुत तरक्की जो है भारत में साक्षरता की तरफ हुई। उसका एक कारण ये था कि कई बार क्या है कि हमारे यहाँ जो हम निम्न या सीमित परिभाषा की जो बात मैंने की थी कि किस तरह से हमारे यहाँ
एक जो जीवन था कि बस 2 रोटी खा ली और निश्चिंत होके लोग रह रहे हैं। तो वो जो 2 रोटी की बात है, यानी जो गरीबी है, जो भूखमरी है, उसके कारण हमारे यहाँ साक्षरता जो है उसका प्रतिशत कम था, क्योंकि लोगों को सिर्फ यदि आप भोजन दे देंगे तो वो खुश हो जाएंगे। तो ये जो मिड डे मील की अवधारणा रखी गई थी, उसके पीछे यही था कि यदि उनको भोजन मिलेगा, भरपेट भोजन मिलेगा बच्चों को, तो उनका शिक्षा के प्रति एक तो जागरूकता भी आएगी और जो उदासीनता रही है वो भी समाप्त होगी। तो इस तरह की जो शिक्षा व्यवस्था के लिए या राष्ट्रीय साक्षरता मिशन चलाया गया, बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन योजनाएं चलाई गई, और भी कई तरह की सर्व शिक्षा अभियान चलाए गए, तो या अनिवार्य शिक्षा की गई। तो इस तरह की जो चीजें थी वो भारत ने बहुत अधिक जो प्रयास किए हैं, उनके सुखद परिणाम जो है भारत के लिए सामने आए। लेकिन अब चूंकि हम डिजिटल दौर में हैं, डिजिटल दुनिया के दौर में हम रह रहे हैं, तो वहां पर बहुत सी ऐसी भारत को परेशानियों का सामना करना पड़ा है, जिनमें आप देखेंगे कि यदि डिजिटलीकरण की हम बात करते हैं, जहां पर साक्षरता बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि एक तरफ हम डिजिटलीकरण करते जाएं और उसके बारे में लोगों को यदि उपयोग करना ही ना आए, या उसको स्थापित करने के लिए जो आधारभूत संरचना की जरूरत है यदि वो ही हमारे पास ना हो, तो ये दोनों चीजें एक साथ काम नहीं कर सकती हैं। तो भारत में सबसे पहले हम देखें कि यदि उसका डिजिटलीकरण करना है, तो वो जो अवसंरचनात्मक या बुनियादी जरूरतें जो होती हैं डिजिटलीकरण के लिए, वो किस तरह से हमारे देश में समस्या बन के आई और उनके निराकरण के लिए हमने किस तरह से काम किया। तो पहले हम समस्या की बात करते हैं। जैसे आप देखेंगे कि एक रिपोर्ट आई थी एसोचैम और डेलाइट ने कि किस तरह से भारत में, हालांकि इस समय ये रिपोर्ट की जो हम बात करें वो कठिनाई अब नहीं रह गई है कि जैसे नेटवर्क कनेक्टिविटी टूट जाती है या सर्वर ठप हो जाते हैं। इस तरह की बातें जो थी, जब शुरू में जो डिजिटलीकरण भारत का हो रहा था, तब ये समस्याएं, चुनौतियां बन के हमारे सामने आई थी। जैसे अभी हम और आप, देखिए मैं गोवा में हूँ और आप दिल्ली में हैं, या जो और भी हमारे साथी जुड़े हुए हैं, अलग अलग जगह से बैठकर हम सब एक दूसरे को सुन पा रहे हैं। कोई सर्वर ठप नहीं हो रहा, कोई कनेक्टिविटी नहीं टूट रही। लेकिन ये एक समस्या थी, लेकिन इससे हमने निजात पाई है। इसी तरह से एक चीज और देखेंगे आप कि एक शब्द आया था डिजिटल डिवाइड, यानी वही जो खाई हम कहते हैं कि बहुत से ऐसे हमारे गांव हैं जहां पर कि लोगों को डिजिटल या मोबाइल कनेक्टिविटी की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। तो ये इसको एक डिजिटल डिवाइड का नाम दिया गया था, या डिजिटल असमानता जिसको हम कह सकते हैं, कि कहीं पर कनेक्टिविटी है या कहीं पर डिजिटलीकरण की सुविधा है, कहीं नहीं है, तो वो उसको एक असमानता का नाम दिया गया था। वो भी एक चुनौती हमारे देश में आई, लेकिन उससे भी हम उबर चुके हैं। आगे हम कुछ आंकड़े आपके साथ साझा करेंगे जो ये दर्शाते हैं कि किस तरह से हमने इस समस्या का भी निराकरण निकाल लिया है। फिर एक आया था कि साइबर सुरक्षा का मुद्दा, कि किस तरह से जो साइबर अपराध बढ़ रहे हैं उसके प्रति लोगों को किस तरह से जागरूक किया जाए, या इन साइबर अपराधों के कारण भी हमारे देश में जो डिजिटलीकरण की प्रक्रिया है वो प्रभावित हो रही है। गोपनीय चीजें जो हैं, हम कह रहे हैं, कुछ लोगों का मानना होता है कि जो डिजिटल से हमने हर चीज को जोड़ रखा है, उसके कारण हैक करने की जो समस्या है वो आ सकती है, लेकिन उसका समाधान भी निकाला गया। डाटा संरक्षण की एक समस्या आई थी। कई तरह की जो समस्याएं जो डिजिटलीकरण से संबंधित थी, शुरू में वो आई, लेकिन उसको ध्यान में रखते हुए उनका निराकरण किया गया, और इन सब समस्याओं से जुड़ने के लिए जो आवश्यक साक्षरता है उसके तरफ भी बहुत से काम जो हैं वो किए गए हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो भारत में तकनीकी विकास हुआ है डिजिटलीकरण के दौर में, उसको देखते हुए जो भी साक्षरता के अर्थ परिवर्तित हुए हैं, यहाँ साक्षरता के अर्थ का परिवर्तन होना मैं स्पष्ट करना चाहूंगी कि जिस तरह से तकनीकियां आ रही हैं, जिस तरह से डिजिटलीकरण हो रहा है हर जगह का, उसके अनुरूप आपको उसमें ढलने के लिए या उस परिवर्तन को समझने के लिए अपने आप को साक्षर करना होगा। तो वो आप देखेंगे कि वो
साक्षरता का बदलता अर्थ है डिजिटलीकरण के दौर में। यानी सिर्फ वर्णमाला आपको आ रही है या आपने हस्ताक्षर करना सीख लिया है, बस वो वहां तक अब साक्षरता का अर्थ सीमित नहीं है। अब साक्षरता के लिए बटन दबाना भी व्यक्ति को आना चाहिए कि कौन सी बटन जो है वो सही होगी, तब जाके आप अपना काम जो है कर पाएंगे। तो यहाँ पर तकनीकी विकास ने साक्षरता का अर्थ जो है वो बदल दिया है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि डिजिटलीकरण के दौर में जो साक्षरता है वो बहुत अधिक प्रभावित हुई है। सिर्फ उसके मायने अंकों या अक्षरों तक सीमित नहीं है, बल्कि आप देखेंगे कि किस तरह से जो इंटरनेट पर आधारित उपकरण हैं जिन्होंने कि विश्व को डिजिटल दुनिया में परिवर्तित किया है, उसके कारण लोग जो प्रभावित हो रहे हैं। आज आप देखिए आंकड़े आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो विश्व है वो 2017 में 8.4 अरब उपकरण जो थे वो इंटरनेट से जुड़े हुए थे। ये बिल्कुल अद्यतन आंकड़े मैं आपको बता रही हूँ। और 2020 में इस समय जबकि कोरोना काल आया तो डिजिटलीकरण या इंटरनेट का उपयोग इतना अधिक बढ़ गया है कि इस समय 20.4 अरब जो उपकरण हैं वो इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। इसी तरह से जो बहुत सी अत्याधुनिक तकनीकियां जो हैं गांव कस्बों तक में वो पहुंच गई हैं। जैसे आप देखिए कि मार्च के बाद से पूरा का पूरा जो सिस्टम है शिक्षा का वो ऑनलाइन चल रहा है, ऑनलाइन शिक्षा चल रही। लोग नए नए कंप्यूटर खरीदने के लिए बाध्य हैं, नए स्मार्टफोन खरीदने के लिए बाध्य हैं, क्योंकि उनके बच्चों को उनको पढ़ाना है। तो इस तरह से जो साक्षरता है या जो पूरा शिक्षा व्यवस्था है वो डिजिटलीकरण से प्रभावित हुई है। और इस कारण से जो साक्षरता का अर्थ है वो निरंतर परिवर्तित होता जा रहा है। आप देखें दो शब्द आते हैं, एक आता है कि व्यवस्था का परिवर्तन हुआ है और एक आता है कि डिजिटलीकरण हुआ है। और इन दोनों के परिप्रेक्ष्य में जो साक्षरता है उसका मायना, उसके मायने बदले हैं। अब व्यवस्था का परिवर्तन किस तरह से हुआ है? जैसे मैंने आपको कहा कि यदि हमें एक दूसरे से जुड़ना था तो हमने MS टीम जो है उसको, उस ऐप को अपने कंप्यूटर या अपने मोबाइल में उसको इंस्टॉल किया। तो इस तरह की चीजें जो हैं, आप देखिए सारा कुछ बंद हो गया था लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग जो है चल रही थी। तो शहरों में बहुत से लोग आटा दाल चावल भी अमेजन के थ्रू मंगवा रहे हैं। तो इस तरह से ये जो व्यवस्था है वो परिवर्तित हुई है। आप देखेंगे कि पहले कोई सड़क पे खड़ा होकर हाथ दे के ऑटो को रोक लेता था, लेकिन नहीं, आजकल अब नई आवागमन की भी जो सुविधाएं हैं वो डिजिटलीकृत हो गई हैं। तो एक छोटी व्यवस्था भी जो है वो परिवर्तित हुई है। और उस परिवर्तन के लिए कौन जिम्मेदार है? ये जो तकनीकियां आई हैं, जो मोबाइल आए हैं, डिजिटलीकरण जो हुआ है, हर चीज के आगे जो है हम ई लगाने लगे हैं, इसलिए साक्षरता भी ई साक्षरता हो गई है। तो जो व्यवस्था परिवर्तन था, जो डिजिटलीकरण हुआ है, उसने साक्षरता के मायने बदल दिए हैं। तो जो साक्षरता जब परिवर्तित हुई है वो ई साक्षरता में परिवर्तित हो गई है। और जितनी भी आप देखेंगे कि सरकारी योजनाएं हैं वो भी ई योजनाओं के नाम से आ रही हैं, है ना। तो उन ई योजनाओं से जुड़ने के लिए भी लोगों को साक्षरता के मायने बदलने पड़ेंगे या उस हिसाब से लोगों को साक्षर होना पड़ेगा। यदि मान लीजिए किसी सरकार की कोई योजना आ भी गई है तो उसको वो कैसे समझेगा? उसको समझने के लिए पहले व्यक्ति को ई साक्षर होना पड़ेगा। यानी उस चीज को समझने से संबंधित जितनी भी जानकारी है उनको आपको, सबसे पहली तो बात है कि इंटरनेट को समझना पड़ेगा कि इंटरनेट होता क्या है। तो इसके लिए हमारे यहाँ निजी स्तर पर भी और सरकारी स्तर पर भी लोगों को ये बताया जा रहा है कि वास्तव में इंटरनेट क्या होता है, और फिर उसके बाद उससे मोबाइल से उससे कैसे जुड़ा जाता है। ये सारी चीजें जो हैं आ रही हैं। अब जैसे आप देखिए डिजिटल अर्थव्यवस्था, जब से नोटबंदी हुई है ये शब्द जो है हर व्यक्ति जानने लगा है। और इसका एक कारण और मैं बताऊं कि जो व्यक्ति होता है, चाहे वो अनपढ़ हो चाहे वो पढ़ा लिखा हो, उसका संबंध कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था से है।
वो बिना पैसों का उपयोग किए, रुपयों का लेन देन किए नहीं रह सकता। और इसलिए क्या हुआ कि व्यक्ति इस तरह की जो अर्थव्यवस्था में या जो भी परिवर्तन आता है उसको वो जल्दी आत्मसात कर लेता है, क्योंकि वो उससे चीज से ज्यादा जुड़ा हुआ है। ये बात जब हम कभी अर्थव्यवस्था पर बात करते हैं तो उस समय से, जबकि सिक्के चला करते थे, उसके बाद धीरे धीरे परिवर्तन भी आया, तो लेकिन समाज ने इस जितनी भी अर्थव्यवस्था में जो भी परिवर्तन आते जाते हैं उनको वो जल्दी आत्मसात कर लेता है। जिससे आप देखिएगा कि नोटबंदी के पहले तक ज्यादातर जो भी व्यवसायी होते थे, जब तक डिजिटल अर्थव्यवस्था की बात नहीं आई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या एटीएम मशीन, इस तरह की जो चीजें हैं इनको हर व्यक्ति जानने लगा है। महिलाएं भी जो गांव में रहती हैं, जिन्होंने अपने आप को बहुत जल्दी डिजिटली व्यवस्था में मतलब वो उसको आत्मसात कर लिया है, उनका भुगतान अभी देखो 90% लोग ऐसे थे, व्यवसायी ऐसे थे जो कि वित्तीय संस्थानों से औपचारिक तौर पर नहीं जुड़े थे, और 67% तक ऐसा था कि लोग बस पैसे लेन देन नगद के माध्यम से करते थे। लेकिन अब जब डिजिटल अर्थव्यवस्था का दौर आया है तो लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना सीख गए हैं। हालांकि एक समय था कि 10% से कम लोग ही ये डेबिट और क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते थे। लेकिन तो बात साक्षरता की बात यदि हम करें तो डिजिटल अर्थव्यवस्था में जो भी, चाहे वो डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, एटीएम हो, मोबाइल नेट बैंकिंग हो, खातों में यदि लोगों के पैसे आए हैं उनको किस तरह से उनको लेना है, ये सारी बातें जो डिजिटल अर्थव्यवस्था से संबंधित आई हैं उनके प्रति लोग साक्षर हो रहे हैं, और यदि नहीं हुए हैं तो उन्हें होना पड़ेगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो साक्षरता है वो डिजिटल अर्थव्यवस्था को समझने के लिए अपना अर्थ जो है बदल लेती है। इसी तरह से आप देखिए हमारा देश कृषि प्रधान देश है, बिना कृषि के तो यहाँ एक पल लोग नहीं चल सकते हैं। तो जब कृषि संबंधी जो सेवाएं आई हैं उनका डिजिटलीकरण हो गया है, तो उनको समझने के लिए भी लोगों को उस तरह से साक्षर होना बहुत जरूरी है। आप देखेंगे कि जितनी हमारे भारत सरकार ने डिजिटल सेवाएं कृषि से संबंधित, चाहे वो कृषि यंत्र हो या उनको लोन देना हो या बीज देना हो, जो भी चीजें होती हैं वो सब आज हमारा जो समाज है, जो कृषक वर्ग है, वो भली भांति परिचित होने लगा है। और क्यों होने लगा है? क्योंकि उसकी बाध्यता हो गई है। यदि वो डिजिटल कृषि से संबंधित चीजों को नहीं समझेगा तो वो अब इस स्थिति में भी नहीं रहेगा कि वो पुरानी रीति से अपने खेती कर सके। तो यहाँ पर जो परिस्थितियां हैं उन्होंने खुद ब खुद लोगों को जागृत भी किया है और बाध्य भी किया है कि उनको साक्षर होना ही पड़ेगा इस डिजिटल कृषि को समझने के लिए। तो यहाँ भी आप देखेंगे कि किस तरह से डिजिटल कृषि ने साक्षरता के जो मायने हैं उनको बदला है। अब इस समय देखिए जो कोरोना काल, जैसा मैंने पहले भी कहा कि कोरोना काल जब से आया तब से हमारी जो शिक्षा है वो ऑनलाइन हो गई। तो उसके लिए बहुत यूनेस्को का आप आंकड़ा देखिए कि जब कोरोना काल में पूरी दुनिया के 191 देश के लगभग 157 करोड़ छात्र जो हैं वो प्रभावित हुए, और भारत में यदि आप देखेंगे तो 32 करोड़ छात्र जो हैं वो प्रभावित हुए। यानी जो 32 करोड़ का जो आंकड़ा है, इतने 32 करोड़ छात्र इस समय ऑनलाइन शिक्षा से जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो उनकी बाध्यता है। जब स्कूल ही नहीं खुला हुआ है तो उनको ऑनलाइन शिक्षा लेनी पड़ेगी। और यहाँ एक बात और है कि ये जो ऑनलाइन शिक्षा बच्चे ले रहे हैं तो सिर्फ बच्चे ही नहीं, उनके जो अभिभावक हैं उनको भी उसी तरह से अपने आप को साक्षर करना होगा। अब गाँव में भी जो लोग हैं या जो महिलाएं हैं हमारी, उनको भी मालूम है कि किस तरह से बच्चे जो हैं वो ऑनलाइन शिक्षा ले रहे हैं। मैं बार बार ग्रामीण शब्द का प्रयोग यहाँ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ एक खाई है कि गांवों तक जो है वो बात नहीं पहुंच पाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज ऑनलाइन शिक्षा के दौर में जो साक्षरता का अर्थ बदला है उसको गांव-गांव में भी लोगों ने पहचाना है। आज मालूम है एक स्त्री को भी कि किस तरह से उसके बच्चे को कितने बजे मोबाइल लेके बैठना है, कितने बजे लैपटॉप लेके बैठना है, ये वो अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये जो दौर आया है डिजिटलीकरण का, उसने हर व्यक्ति को जो है
परिवर्तित किया है। जैसे आप देखिए, महिलाओं की मैं बात करूं तो भारतीय इंटरनेट और मोबाइल समूह के 2019 की एक रिपोर्ट आई थी, उसमें भारत में 67% पुरुषों की तुलना में 33% महिलाएं जो हैं वो इंटरनेट का प्रयोग करती हैं। अब आप देखिए कि जहां हमारे यहाँ महिलाओं को कहा जाता था कि उनको कुछ भी नहीं आता है इस तरह की चीज, वो सिर्फ घरेलू कार्य करती हैं, उनके तुलनात्मक तौर पर यदि आप देखें तो 33% महिलाएं यदि इंटरनेट का उपयोग कर रही हैं तो ये कितनी एक सुखद स्थिति है। तो इस तरह से हर चीज को हम यदि सकारात्मक तौर पर लें तो जो साक्षरता है उसका बहुत ही सुखद परिणाम जो है डिजिटल दौर में भारत में देखने को मिल रहा है। एक और विषय है वो है डिजिटल सूचना का, कि किस तरह से आज जो गांव है, आप देख रहे हैं एक व्यक्ति बाजू में मवेशी बंधे हुए हैं और बाकायदा व्यक्ति जो है गांव का हमारा वो लैपटॉप लेके काम कर रहा है। तो ये डिजिटल सूचना का दौर है जहां पर कि एक व्यक्ति साक्षर हुआ है कि किस तरह से वो डिजिटल सूचना का उपयोग कर सकता है। तो इसके लिए मैं बताना चाहूंगी कि कॉमन सर्विस सेंटर जो है ये एक एजेंसी हमारी भारत सरकार ने 2017 में बनाई थी और इसका उद्देश्य ही ये था कि एक तरफ यदि हम डिजिटलीकरण भारत का कर रहे हैं या हर क्षेत्र का डिजिटलीकरण हो रहा है तो किस तरह से साक्षर बनाया जाए लोगों को, चाहे वो शहर के लोग हों चाहे वो गांव के लोग हों। तो ये कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से जो उनके कार्यकर्ता थे उन्होंने लोगों को बताया, साक्षर किया, इसको कहते हैं डिजिटल साक्षरता, लोगों को बताया कि वो इन सब चीजों का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। तो आज जो हमारे यहाँ लोग काम कर पा रहे हैं कहीं ना कहीं ये जो उनको शिक्षित किया गया है इसलिए जो है वो काम कर पा रहे हैं। तो डिजिटलीकरण के दौर में जो साक्षरता के स्वरूप सामने आए हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि एक वित्तीय साक्षरता आई, एक कानूनी साक्षरता आई, एक निर्वाचन के प्रति साक्षरता है, जन स्वास्थ्य साक्षरता, जीवन कौशल साक्षरता, जन कल्याणकारी विषयों की साक्षरता और वेब साक्षरता। तो ये साक्षरता के कुछ नए स्वरूप जो हैं हम सबके सामने आते जा रहे हैं और ये साक्षरता के स्वरूप ऐसे स्वरूप हैं कि जिनमें हम जैसे चाहे वो कितना भी पढ़ा लिखा भी व्यक्ति हो उसको भी इस तरह की बदलती साक्षरता से अपने आप को सामंजस्य स्थापित करना होगा। क्योंकि जैसे वित्तीय साक्षरता की यदि हम बात करें तो हर व्यक्ति को बैंक से जुड़ना है तो उसको भी साक्षर होना होगा चाहे वो कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो। तो यहाँ पर जो साक्षरता के नए स्वरूप आए हैं उन सबका संबंध कहीं ना कहीं कंप्यूटर से है और इसीलिए आप देखेंगे कि हर 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। दिवसों को मनाने के पीछे उद्देश्य ये होता है कि जो भी जिसका भी हम दिवस मना रहे हैं उसके प्रति व्यक्ति को जागरूक किया जाए। और एक चीज और है, बहुत से लोगों का कहना होता है कि भले ही डिजिटल दुनिया आ गई लेकिन भारत के गांवों में कनेक्टिविटी नहीं है, शहरों में स्पीड नहीं है। तो इस तरह की जो हम कह सकते हैं कि रोने की जो प्रवृत्ति है उससे हमें बचना चाहिए, क्योंकि साक्षरता जिस तरह से डिजिटलीकरण के दौर में परिवर्तित होती जा रही है तो इन सब के प्रति भी हमें अपने आप को परिवर्तित करना होगा। और इसके लिए एक चीज और होती है वो है भाषा। जैसे कई लोग कहते हैं कि जब शुरू में डिजिटलीकरण का दौर आया तो सब कुछ जो कंप्यूटर पर था वो अंग्रेजी में हुआ करता था। अब सब लोग बोलते थे कि भाई हर व्यक्ति को तो अंग्रेजी आ नहीं सकती है। तो इसके लिए भी बहुत से काम किए गए हैं कि जो जिस भाषा में काम करना चाहता है, क्योंकि हमारा देश बहुभाषी है, तो उसमें आप देखेंगे कि 2017 के बाद से भारत सरकार ने डिजिटल भारत की जो अभिकल्पना की थी उसमें यह अनिवार्य कर दिया गया था कि भारत में जो भी फोन निर्मित किए जा रहे हैं उनमें अनिवार्य तौर पर जो भारतीय भाषाएं हैं उनमें होनी चाहिए। तो आप अपने फोन में भी देखते होंगे कि हमारे सब फोनों में जो स्मार्टफोन आए हैं उसमें हमारे देश की जो सभी तरह की भाषाएं हैं वो उसमें शामिल हैं, बस आपको उनको डाउनलोड करना होता है, इंस्टॉल करना होता है। तो इस तरह से जो भारत का यदि आप देखेंगे कि जब इस तरह की सुविधाएं हमारे देश के लोगों को मिली कि वो अपनी भाषा में भी उनका प्रयोग कर सकते हैं, तो 38% जो इंटरनेट उपयोग करता है वो सिर्फ और सिर्फ हिंदी के हैं। तो इस तरह से भारत में जो भी कार्य किए गए हैं
डिजिटलीकरण के लिए या फिर साक्षरता के लिए, उनका हमें सीधा सीधा परिणाम जो है दिखाई दे रहा है। एक और बात मैं कहना चाहूंगी कि आप देखेंगे कि जो बच्चे होते हैं वो बहुत जल्दी जो डिजिटल चीजें हैं उनको सीखते हैं, क्योंकि उनमें उनकी जो प्रखर बुद्धि होती है वो हर चीज को जल्दी समझने की उनमें प्रवृत्ति होती है। तो जैसे हम इसी तरह की प्रवृत्ति आप देखेंगे महिलाओं की भी है। और भारत के संदर्भ में मैं ये दो चीजों का इसलिए वर्णन करना चाहूंगी, बच्चों का और स्त्रियों का, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे समाज कितना भी आगे बढ़ गया हो, लेकिन एक जो दमित करने की जो प्रवृत्ति होती है कि बच्चों को हम डांट देते कि नहीं भाई तुमको कुछ नहीं आता, यही स्थिति बहुत कम आप कमोवेश आप देखेंगे कि स्त्रियों के मामले में भी होती है कि नहीं उनको ज्यादा समझ नहीं है, जबकि ये एक गलत फहमी है मुझे लगता है। तो स्त्रियों और जो बच्चे हैं उन्होंने बहुत अधिक डिजिटल कदम उठाए। जो चीजें आप देखेंगे कि स्त्रियां ज्यादा अच्छे से समझ पाई हैं, जो इंटरनेट की जो शिक्षा देने वाले लोग हैं उन्होंने ये कहीं कहीं कहानियों के रूप में बताया है कि जब वो गाँव में जाते हैं और कहते हैं स्त्रियों को समझाते हैं इंटरनेट के बारे में, तो वो ज्यादा अच्छे तरीके से उस बात को समझ पाती हैं और उसका उपयोग भी वो बहुत अच्छे से कर पाती हैं। तो इस तरह से जो हमारी भारतीय स्त्रियां हैं उन्होंने डिजिटलीकरण को अपनाया है और उसके प्रति वो साक्षर भी हुई है कि कौन सी चीज जो है इंटरनेट को किस तरह से उपयोग किया जा सकता है, मोबाइल को किस तरह से उपयोग किया जा सकता है, उसको उन्होंने बहुत अच्छे से समझा है। इस सब के बावजूद भी आप देखिए कि निरंतर हमारे देश में जो है डिजिटल शिक्षा के लिए बहुत से प्रयास किए जाते रहे हैं। एक बिल्कुल इसी साल का एक केरल का डिजिटल अभियान शुरू हुआ है, वो है कि मैं भी डिजिटल अभियान। तो ये बहुत बहुत अच्छा अभियान है जो केरल ने शुरू किया है। इसमें खासतौर पर इस अभियान में ये ध्यान दिया गया कि सिर्फ मोबाइल चलाना या कंप्यूटर चलाना ही साक्षरता नहीं है। जैसे कि हम साक्षरता की जब परिभाषा कहते थे कि भाई सिर्फ अक्षर आ गया या हस्ताक्षर करना आ गया तो आप साक्षर हो गए, डिजिटल साक्षरता में भी ये कहा गया है कि सिर्फ मोबाइल पकड़ लेना या उसमें टाइप कर देना ही साक्षरता नहीं है, बल्कि ये बताना कि किस तरह से साइबर क्राइम भी होते हैं, साइबर अपराध भी होते हैं, या सोशल मीडिया में किस तरह के अपराध हो सकते हैं, उस सब के बारे में भी पूरी जानकारी दी जाती है। तो वो पूर्ण हम कह सकते हैं कि पूर्ण डिजिटल साक्षरता वही है कि जिसमें लोगों को ये बताया जाए कि जो योजनाएं हैं उनसे आपको कैसे जुड़ना है ना, और किस तरह से सोशल माध्यम से जुड़ना है, किस तरह से इंटरनेट से आप जानकारी निकाल सकते हैं, ये सब भी उस साक्षरता के अंतर्गत रखा गया है। और यदि केरल का ये मैं भी डिजिटल अभियान सफल होता है तो इस तरह के अभियान जो है पूरे देश में भी हम चला सकते हैं। तो भारत में जो डिजिटल दौर में काम हो रहे हैं उसने विश्व स्तर पर भी एक बहुत अच्छी छवि जो है भारत की स्थापित की है। उसमें जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि मैं आपको आंकड़े बाद में बताऊंगी कि किस तरह से विभिन्न चुनौतियों के बावजूद भारत ने डिजिटलीकरण के लिए और लोगों को डिजिटल अपनी योजनाओं से जोड़ने के लिए और गांव-गांव तक डिजिटलीकरण को साक्षर पहुंचाने के लिए और साक्षर बनाने के लिए जो काम किए थे, उनका सबसे अच्छा आप देखेंगे कि जो ऑप्टिकल फाइबर है उससे 1 लाख से अधिक गांव हमारे जो हैं वो जुड़ गए हैं। 121 करोड़ मोबाइल फोन लोगों को दिए गए हैं। देखिए बहुत लोग हो सकते हैं कि ये कहें कि ये जो आंकड़े हैं वो सिर्फ आंकड़े हैं, लेकिन बहुत अधिक ऐसा नहीं हो सकता है कि सब कुछ फेक होता है, कुछ ना कुछ उसमें गंभीरता अवश्य होती है। तो इन आंकड़ों में से यदि आधा भी सही है, मैं नहीं कह रही हूँ, मैं सिर्फ उन आलोचकों के लिए भी कहती हूँ, तो भी ये एक बहुत बड़ी बात जो है हो जाती है। और दुनिया के जो लोग हैं आज ये कह रहे हैं कि भारत में डिजिटल नवाचार की बहुत बड़ी संभावनाएं निकट भविष्य में है और इस समय भी जो भारत है वो डिजिटल नवाचार का केंद्र बना हुआ है। तो इस तरह से जो डिजिटलीकरण है और जो साक्षरता है उन दोनों का सामंजस्य बहुत आवश्यक है, क्योंकि डिजिटलीकरण के दौर में
हर व्यक्ति को डिजिटल साक्षर होना बहुत जरूरी है। और डिजिटल साक्षरता आपका वर्ण तभी करेगी जबकि आप उसको भली भांति समझ पाएंगे, आप भी उसका वर्ण कर पाएंगे। तो पुनः आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और यहाँ मैं अपना विराम देती हूँ। धन्यवाद शुभ्रता मिश्रा जी। धन्यवाद। मुझे लगता है कि इस अवसर पर इससे सुंदर व्याख्यान और कुछ नहीं हो सकता था। धन्यवाद जी। मुझे लगता है कि संस्थान के हमारे साथियों ने आपकी बात सुना और जिस तरह से आपके आंकड़े देते हुए अपनी बात को यहाँ पर रखा, वो वास्तव में बहुत ज्ञानवर्धक रहा हम सब के लिए। क्योंकि आज का ज़माना डिजिटल ज़माना है और चाहे कुछ भी कार्यक्रम करने हो, साक्षरता हो, स्कूली शिक्षा हो या फिर अन्य आयोजन हो, ज़्यादा से ज़्यादा ये हमें इसी माध्यम से करना पड़ रहा है। और ये माध्यम कितने प्रभावी हैं, कितने कारगर हैं और कितनी संभावनाएं हैं, ये सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जैसा कि विषय बहुत ही रोचक भी है, प्रासंगिक भी है और उपयोगी भी है, तो हर दृष्टि से डिजिटल माध्यमों के बारे में जानना, उनके बारे में और अधिक सोचना और उन्हें अपनाना, ये सभी बातें महत्वपूर्ण होती हैं। तो मुझे जो कुछ प्रश्न चैट बॉक्स में थोड़े प्रश्न आए, लेकिन और व्यक्तिगत रूप से व्हाट्सएप के माध्यम से या और फोन पे कुछ प्रश्न मेरे सामने रखे गए हैं संस्थान के मेरे साथियों की ओर से। तो मुझे लगता है कि जैसे आपने बहुत सारी चीज़ें बताई, तो स्कूली शिक्षा की अगर बात करें तो डिजिटल माध्यम कितने प्रभावी आपको लगते हैं? क्योंकि क्या होता है कि जब छोटे बच्चे सीधे जुड़ते हैं, कक्षा में बैठते हैं और उनके सामने अध्यापक होते हैं, तो वो एक जुड़ाव अलग किस्म का होता है। और ऑनलाइन माध्यम एक बनावटी माध्यम, तो इस बारे में क्या कुछ किया जा सकता है या फिर हमारे जो क्योंकि हमारे अभिभावक जो हैं और ये सामान्य रूप से इस बात को इसकी चर्चा करते हैं और ये समस्या उनको आती है, दो चार होते हैं वो इससे, तो इस बारे में आप अपने विचार। देखिए, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि जो कक्षा में बैठ के आमने सामने जो बात होती है उसका प्रभाव जो है वो अलग पड़ता है। और लेकिन तो इसलिए मैं ये कहना चाहूंगी कि जो ऑनलाइन शिक्षा है उसको हम पूरे समय तो उसका मैं समर्थन नहीं करती हूँ, लेकिन चूंकि इस समय पूरा विश्व एक वैश्विक महामारी से गुजर रहा है, तो ऑनलाइन शिक्षा कम से कम हम ये कह सकते हैं कि एक अच्छा विकल्प बन के तो आया। यदि वो ऑनलाइन साधन यदि हमारे पास ना होते तो कोई भी अभिभावक जो है एक तो स्कूल नहीं भेजना चाहता ऐसी वैश्विक महामारी में, और स्कूल भी नहीं खुल सकते थे क्योंकि हम मतलब कोई भी सरकारें हैं वो इतना रिस्क नहीं ले सकती थी। तो मतलब हम कह सकते हैं कि परिस्थितिवश ये एक अच्छा साधन जो कम से कम एक विकल्प तो रहा हमारे पास कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था थी वो ठप नहीं हुई। लेकिन तो ये परिस्थितिवश तो बहुत अच्छा साधन है, लेकिन जहां तक यदि ऐसी कोई विकट परिस्थितियां नहीं हैं तो निश्चित तौर पर आमने सामने जो कक्षाओं में बच्चे पढ़ते हैं वो सबसे अच्छा साधन हम कह सकते हैं। जी जी। हम मेरे सहकर्मियों अपने संस्थान के जो हमारे साथी हैं, क्या आप में से कोई प्रश्न अपना रखना चाहेगा सीधे यहाँ पर? जी, आपने अपने प्रस्तुतिकरण में बहुत उसका एक वर्णन अच्छी तरह से किया कि हमारी भारत सरकार क्या प्रयास कर रही है डिजिटल माध्यमों को और अधिक लोकप्रिय बनाने में। क्योंकि आजकल के जो तकनीक है या प्रौद्योगिकी है या फिर जिस रफ्तार से हमारा जीवन कुछ एक प्रभावित हुआ है कोरोना की वजह से, तो उसमें क्या आप क्या सोचते हैं कि इन क्षमताओं का हम और अधिक उपयोग कैसे कर सकते हैं? जो संभावनाएं हैं डिजिटल माध्यम में, अपने ग्रामीण जनता तक वैज्ञानिक चेतना पहुंचाने के लिए या सामाजिक जागरूकता पहुंचाने के लिए, या फिर भारत सरकार की जो
लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनके बारे में जानकारी पहुंचाने के लिए। देखिए, ये जो योजनाएं हैं, जैसा कि मैंने कहा था कि योजनाएं बनती हैं और समानांतर में आप जब उसके लिटरेचर में जाएंगे, क्योंकि मैंने जब इस व्याख्यान को बनाया तो मैं खुद भी मैंने काफी अध्ययन किया, तो मैंने एक चीज देखी कि जो भी योजना बनाई जाती है उसके समानांतर उस योजना को समझाने के लिए भी संस्थाएं जो हैं तैयार की गई हैं। जिससे वो मैंने कहा था कि एक एजेंसी बनाई गई, और निजी स्तर पर भी और सरकारी स्तर पर भी इस तरह के जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनको तैयार किया गया है और वो वहां जाकर उनको समझाते हैं। लेकिन वही बात होती है कि कई ऐसी चीजें होती हैं जो सामने नहीं आती हैं, क्योंकि वही सकारात्मक और नकारात्मक सोच की बात होती है। तो सकारात्मकता में यही है कि हर योजना के लिए उसको समझाने के लिए कार्यकर्ता तैयार किए गए हैं और वो विधिवत वहां जाकर उनको समझाते हैं। और इसके साथ साथ जैसे एक व्यक्ति ने समझ लिया, जिसे मैंने उदाहरण दिया था स्त्रियों का, कि एक स्त्री ने यदि समझ लिया कि मोबाइल में इंटरनेट, मैं कल ही एक पढ़ रही थी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की एक महिला की स्टोरी थी। उसने बताया कि उसने कार्यकर्ता के माध्यम से ई साक्षरता ली, मतलब उसने सारी चीजों को सीखा कि इंटरनेट में क्या। अब उसने सोचा कि मैं गांव की बाकी स्त्रियों को भी जोड़ सकूं। तो कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, हम नहीं जुड़ सकते हैं, हमें समय नहीं मिलेगा, और या हमारे हस्बैंड जो है वो हमें फोन नहीं देगा, और हम क्या करेंगे इसको सीख के, हमें गाने नहीं सुनना है। उसने कहा कि उनके मन में ये भावना थी कि इंटरनेट सीखना है यानी कि गाना सुनना। तो फिर उसने उनको समझाया कि नहीं, आप, वो मेरे ख्याल से टेलर थी, तो उसने उसको बताया कि देखिए इस तरह से आप इसमें ब्लाउज काट के और खूब अच्छा सिल सकती है। तो जब उसने उसको देखा तो उसको लगा कि हाँ वाकई ऐसा हो सकता है। तो इस तरह से वो जागरूक हुई और आगे जो है उसने किसी ना किसी तरीके से मोबाइल का इंतजाम किया। तो ये कहलाती है जागरूकता। तो एक से एक जो है इस तरह से बढ़ रही है, और निश्चित तौर पर हम जो है सफल हो रहे हैं। जी, आपके इन्हीं आशावादी वक्तव्य के साथ मुझे लगता है कि हमें अब आपसे विदा लेना चाहिए। लेकिन विदा लेने से पूर्व, क्योंकि ये व्याख्यान बहुत ही रोचक रहा और इतनी जानकारी से पूर्ण था कि एक के बाद एक अनेक नए तथ्यों से, नए आंकड़ों से और जो नवीनतम चीजें आ रही हैं इस क्षेत्र में, साक्षरता के क्षेत्र में डिजिटलीकरण होने के बाद, उससे परिचित होते रहे। और संस्थान की ओर से स्वाभाविक है कि हम डॉक्टर सुब्रता मिश्रा जी के प्रति अपना आभार प्रकट करेंगे। और मेरे संस्थान के जितने भी सहकर्मी इस कार्यक्रम में जुड़े, मुझे लगता है कि सबने इस बात को महसूस किया होगा कि हिंदी के माध्यम से अगर हम कुछ नए विषयों को लें तो वो बहुत ज़्यादा एक अच्छा प्रयास है। और ऐसे प्रयासों में, क्योंकि संस्थान के हमारे निदेशक महोदय भी इसको बहुत प्रोत्साहित करते हैं और हमारे अपने अधिकारी जितने भी हैं संस्थान के, हमारे वैज्ञानिक गण, तो ये एक बहुत राजभाषा में बात कीजिए, क्योंकि मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मुझे इससे बहुत अधिक प्रेरणा मिलती है और आगे बढ़ने के लिए हमारा मनोबल भी बढ़ता है। तो सबको एक बार फिर से धन्यवाद देते हुए, और विशेष रूप से डॉक्टर सुब्रता मिश्रा जी गोवा से हमसे जुड़ी और उन्होंने इतना अच्छा प्रस्तुतिकरण हमारे सामने रखा, उसके लिए एक बार फिर से उनका बहुत धन्यवाद और आभार। नमस्कार।